मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा फॉर यूपी टेट के चैनल पर। मित्रों, हमारे और आपके द्वारा लगातार बातचीत हो रही है प्राइमरी सुपर टेट 2022 के अंतर्गत जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति पर, जो कि सिलेबस में यहाँ से 10 नंबर पूछे जाते हैं। और मित्रों, आज हम उसी के एक पार्ट का अध्ययन करेंगे जो कि यहाँ से आपके 2 नंबर पूछे जाएंगे। जीवन कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवन कौशल की क्या परिभाषाएं हैं, क्या स्किल्स हैं, इसको चलकर हम आगे डिफाइन करेंगे। चलिए मित्रों, हम सबसे पहले बात करते हैं कौशल किसे कहते हैं। देखिए मित्रों, कौशल का मतलब होता है स्किल या किसी कार्य करने का ढंग, या किसी भी कार्य को हम किस प्रकार से करें, सीखने का एक नज़रिया जो होता है मित्रों, उसी को हम कौशल कहते हैं। यह मित्रों चुनौतियों या मामलों से निपटने के लिए जो कुछ भी हम सीखते हैं, किस प्रकार से किस कार्य को सरल बनाकर हम उसे सीख सके, उस कार्य को कर सकें, इसी को मित्रों कौशल कहते हैं। देखिए मित्रों, कौशल के सामने एक शब्द जुड़ गया है, जीवन कौशल। यानी कि मित्रों, जीवन कौशल का मतलब होता है जीवन के साथ लिए गए महत्वपूर्ण मामले, यानी कि जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामले, जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों को किस प्रकार से दूर करें, जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कैसे ले, यह जो स्किल होता है, इसी स्किल को हम जीवन कौशल कहते हैं। तो मित्रों, यदि हम बात करें परिभाषा की, जीवन कौशल की क्या परिभाषा है, तो मित्रों देखिए, जो परिभाषा है, एक परिभाषा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। तो मित्रों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, देखिए मित्रों, जीवन कौशल सकारात्मक व्यवहार एवं अनुकूलन की वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन की चुनौतियों एवं मामलों से निपटने में सहायक होती हैं। देखिए मित्रों, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है, जो जीवन कौशल होता है, जो जीवन आवृत्ति होती है, वह क्या है, सकारात्मक व्यवहार है एवं अनुकूलन की वे क्षमताएं हैं। यानी कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति का जो जीवन होता है, जिस प्रकार का उसका वातावरण होता है, वह व्यक्ति उसी प्रकार के वातावरण में ढल जाता है, उसी प्रकार के वातावरण में अपना अनुकूलन स्थापित करता है। यह जीवन कौशल का एक मुख्य क्या है मित्रों, कौशल है, मुख्य क्षमताएं हैं। जैसे कि मित्रों देखिए, जो विषुवतीय प्रदेश में व्यक्ति रहते हैं, वे काले होते हैं, ज़्यादा उनको गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। और मित्रों, जो आपके यहाँ पर बर्फीले वाले क्षेत्र में रहते हैं, ध्रुवीय प्रदेश में रहते हैं, यह बहुत ज़्यादा बर्फ़ में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, यदि यहाँ का व्यक्ति एक बार यहाँ पर चला जाता है, तो उसको जीवन में संबंध स्थापित करने के लिए, या जीवन से आने वाली जो प्रतिअनुकूल वातावरण है, उससे संबंध स्थापित करने के लिए एक बार क्या होता है मित्रों, कठिनाई महसूस होती है। और बर्फीला प्रदेश वाला बिल्कुल गर्मी वाले प्रदेश में जब आ जाता है, विषुवत प्रदेश में, तो उसको भी अपने जीवन से संबंधित जो अनुकूल क्षमताएं होती है, एक बार विकसित करना पड़ता है, एक बार यहाँ पर समायोजित करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार मित्रों, जीवन कौशल से संबंधित क्या कहा गया है, जो व्यक्ति को अपने जीवन की चुनौतियों मामलों से निपटने में सहायक होती है, उसे ही जीवन कौशल कहते हैं। यानी कि व्यक्ति के मामले में, व्यक्ति के जीवन में मित्रों हमेशा कोई न कोई चुनौतियाँ आती रहती हैं, कोई न कोई नया मामला आता रहता है। तो इसी नई चुनौतियों और नई मामलों से निपटने के लिए किसका विकास करना मित्रों, जीवन कौशल या स्किल का विकास करना ही क्या कहलाता है, जीवन कौशल कहलाता है। तो यह परिभाषा किसने दी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है यूनिसेफ के अनुसार, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के अनुसार जीवन कौशल की क्या परिभाषा दी गई है। देखिए मित्रों, यह कहते हैं कि जीवन कौशल एक व्यवहारिक परिवर्तन या व्यवहार विकास का उपागम है, जिसे जीवन के तीनों क्षेत्र ज्ञान, आवृत्ति का मतलब होता है नजरिया, एवं कौशल में संतुलन के लिए बनाया गया है। देखिए मित्रों, यूनिसेफ ने क्या कहा, यूनिसेफ ने कहा है कि जीवन कौशल एक व्यवहारिक परिवर्तन है, एक व्यवहारिक उपागम है। उपागम का मतलब होता है साधन या व्यवहार का विकास है। देखिए मित्रों, व्यवहार का विकास का मतलब होता है जब हम किसी भी समस्या में घिर जाते हैं, तो उस समस्या से निकलने के लिए जो स्किल अपनाते हैं, जो कौशल अपनाते हैं, यही जीवन कौशल है, जिसे मित्रों 3 क्षेत्रों में इन्होंने बताया है। 3 क्षेत्र क्या है मित्रों, जो ज्ञान है। ज्ञान को हम किस लिए उपयोग करते हैं मित्रों, ज्ञान को हम सकारात्मक कार्य के लिए उपयोग करते हैं, न कि नकारात्मक कार्य के लिए। ज्ञान का सकारात्मक उपयोग क्या कहलाता है मित्रों, जीवन कौशल कहलाता है। अपवृत्ति क्या होता है मित्रों, किसी भी कार्य करने का जो ढंग होता है, जो नज़रिया होता है, वह अपवृत्ति कहलाता है। और कौशल वही कहलाता है, किसी भी कार्य करने का जो ढंग होता है, जो स्किल्स होती है,
उस कार्य करने के सीखने की जो क्षमता होती है, जो चुनौतियों से निपटने की जो क्षमता होती है, उसी को हम स्किल कहते हैं। तो मित्रों, यह यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के अनुसार परिभाषा थी। जीवन कौशल एक व्यवहारिक परिवर्तन या व्यवहार विकास का उपागम है जिसे जीवन के तीनों क्षेत्रों ज्ञान, अभिवृत्ति, नजरिया एवं कौशल में संतुलन के लिए बनाया गया है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं प्रमुख जीवन कौशल की। तो प्रमुख जीवन कौशल की बात करें तो मित्रों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 10 जीवन कौशल दिए गए हैं। इसी 10 जीवन कौशल को आगे हम चलकर अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, पहला पॉइंट है आत्मा अनुभूति। आत्मा अनुभूति को क्या कहते हैं मित्रों? सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, जब हम क्या थे, जब हम मित्रों समझ लीजिए, जब हम 5 साल के थे, जब हम छोटे थे, तो सुबह हमको कौन जगाता था? सुबह हमको मित्रों माता पिता जगाते थे। हम दूसरों पर आश्रित थे, माता पिता जगाते थे और हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती थी कि सुबह जगा रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन मित्रों, जब यही बंदा जब बड़ा हो जाता है, जब यही बंदा 20 साल का हो जाता है, तो उसे यह कार्य वह खुद करना शुरू कर देता है। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है कि सुबह उठकर हमको पढ़ना है, सुबह उठकर हमको ऑफिस जाना है, सुबह उठकर हमको कार्य करना है। यह क्या है मित्रों? यही आत्मा अनुभूति है, सेल्फ अवेयरनेस है। जब व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी को समझता है, खुद की जिम्मेदारी को समझना आत्मा अनुभूति कहलाता है। जब व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी को समझता है तो इससे क्या होती है मित्रों? इसी को हम आत्मा अनुभूति कहते हैं। खुद के कर्तव्यों का निर्वहन करना, जैसे कि मित्रों सुबह उठकर अपना कार्य करना, फिर उसके बाद ऑफिस जाना, यह क्या है मित्रों? आत्मा अनुभूति है। अब जब तुम बड़े हो गए, जब तुम 5 साल के थे तो तुम्हारे कार्य जो होते थे वह माता पिता कर देते थे। लेकिन मित्रों, जब तुम 20 साल के हो गए हो, बड़े हो गए हो, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन खुद करो। तो इसी को क्या कहते हैं मित्रों? आत्मा अनुभूति या सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। अब मित्रों देखिए, अपने आश्रितों को सहारा देना। देखिए मित्रों, जैसे कि जब आप 20 साल के हो गए, बड़े हो गए, तो आपके ऊपर कई सारे लोग आश्रित हो जाते हैं। जैसे कि माता पिता हो जाते हैं, और 20 साल की उम्र में जिसकी शादी हो जाती है तो उसके बीवी भी उसी के ऊपर लगभग आश्रित होती है। बच्चे भी आश्रित हो जाते हैं, बीवी को नहीं कह सकते हैं, लेकिन बच्चे जरूर आश्रित हो जाते हैं माता पिता पर। तो मित्रों, अपने आश्रितों को सहारा देना, जो आपके ऊपर आश्रित है, जो आपसे आशा करता है, या जो अपने आश्रितों को सहारा देना क्या कहलाता है मित्रों? सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है, आत्मा अनुभूति कहलाता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं समानुभूति। समानुभूति को मित्रों एम्पैथी कहते हैं। समानुभूति की बात करें तो मित्रों, खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना। चलिए मित्रों देखिए, हम बात करते हैं, जैसे कि मित्रों आप एक शिक्षक हैं और आपके सामने एक बच्चा है या छोटा सा। यह बच्चा मित्रों क नहीं लिख पा रहा है और यह 20 बार 50 बार बताने पर क जल्दी नहीं लिख पा रहा है, तो और आप क्या करेंगे? एक शिक्षक के तौर पर इसे डांट तो नहीं देंगे, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को सिखाना। बच्चा छोटा है, वह उसके परिस्थिति को समझना। तो मित्रों, टीचर क्या करता है? टीचर जानता है जब वह सबसे छोटा था, जब टीचर यहाँ पर जब छोटा था, तो वह भी का पहली बार तो सही से नहीं लिख पाया होगा। का को उसको लिखने के लिए 150 बार अभ्यास किया होगा, तब जाकर वह का लिखा होगा। तो मित्रों, जो टीचर है वह जानता है, वह इस बच्चे के स्थान को, इस बच्चे की जगह रखकर अपने को सोचता है, अपने को जानता है कि हाँ, यह कार्य बहुत कठिन है। जब हम छोटे थे तो भी हम ऐसा जल्दी नहीं कर पा रहे थे। इसी को क्या कहते हैं मित्रों? इसी को समानुभूति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मित्रों? इसी को समानुभूति कहते हैं। और जो सहानुभूति होती है मित्रों, वह दूसरों के प्रति इच्छा व्यक्त की जाती है, दया व्यक्त की जाती है। लेकिन जो समानुभूति मित्रों, वह खुद को दूसरे के स्थान पर रख कर सोचा जाता है कि हम यह ऐसा कार्य पहले किए हैं, इसका परिणाम यह था, तो इस व्यक्ति के ऊपर भी यही गुजर रहा होगा। यह है मित्रों समानुभूति, दूसरों की जगह रखकर सोचना। क्या कहलाता है मित्रों? समानुभूति कहलाता है। देखिए मित्रों, तीसरा पॉइंट है आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच की बात करें तो मित्रों देखिए, आलोचना वह नहीं होती है जो मित्रों किसी भी कार्य को सिर्फ गलत ही बताए, यह गलत है, बिल्कुल गलत है, इसमें सभी त्रुटियां हैं, बल्कि मित्रों सही आलोचना उसे कहते हैं जो व्यक्ति के गुण व दोष दोनों पर विचार करे, गुण दोष को लेकर चले, गुण दोष को में कौन सी गलतियां हैं इसको भी बताएं, कौन सी अच्छाई है इसको भी बताएं। इसी को मित्रों हम आलोचनात्मक सोच कहते हैं। जैसे कि मित्रों देखिए, जो फिल्म रिलीज होती है प्रत्येक शुक्रवार को, फिल्म की एक आलोचना छपती है मित्रों। इस पिक्चर में कुछ गुण है, यानी कि इस पिक्चर में जो
जो पिक्चर दिखाई गई है उसका गुण तो अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ दोष भी है। पिक्चर तो बढ़िया बनी, लेकिन इसका दोष यह है कि इसके गाने में थोड़ी सी कमी रह गई। गाना थोड़ा सा ऐसा नहीं ऐसा होता तो अच्छा होता। यह मित्रों गुण दोष दोनों पर विचार करना आलोचनात्मक सोच कहलाती है। और मित्रों जो आलोचना होती है, आलोचना किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर नहीं किया जाना चाहिए कि सिर्फ उसके गुण को ही बताया जाए, सिर्फ उसके दोष को ही बताया जाए, बल्कि मित्रों निष्पक्ष होकर गुण व दोष दोनों को इक्विवेलेंट यानी कि समान बताया जाए। इसे ही निष्पक्ष सोच रखना कहते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों निर्णय के दौरान भावुक न होना। देखिए मित्रों जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने के दौरान हम भावुक होकर किसी एक पक्ष पर निर्णय न ले, बल्कि मित्रों जो भावुक होकर निर्णय लिया जाता है, जो दिल से निर्णय लिया जाता है वह अधिकतर गलत होता है। बल्कि मित्रों जो मजबूती से निर्णय लिया जाता है, जो दिमाग से निर्णय लिया जाता है वह अच्छा होता है। देखिए मित्रों यह क्या है, यह आलोचनात्मक सोच है। पूर्वाग्रह का शिकार न होना कि हम पूर्वाग्रह में क्या होता है मित्रों, पूर्वाग्रह में जैसे जो पुरुष वर्ग का लोग होता है, पुरुष वर्ग का लोग सोचते हैं कि हम ही कमाते हैं, हम ही सब कुछ हैं, हम जो कह रहे हैं वही सभी घर वाले करें, हम कमा कर देते हैं घर वाले को, हम पैसा देते हैं। तो यह क्या है मित्रों, यह पूर्वाग्रह है। तो पूर्वाग्रह का शिकार न होना यह महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए मित्रों हम बात करते हैं सृजनात्मक सोच की। सृजनात्मक सोच का मतलब होता है, देखिए मित्रों जो सृजन होता है, सृजन का मतलब होता है किसी भी कार्य को नए नज़रिए से करना, किसी भी कार्य को नए ढंग से करना, या कुछ ऐसा विकसित करना जो किसी का कॉपी न हो, किसी को देख कर न बनाया गया हो, बल्कि व्यक्ति का खुद का नया सृजन हो, या किसी को देख कर न बनाया गया हो, इसे हम सृजन कहते हैं। तो मित्रों सृजनात्मक सोच का बात करें तो कुछ नया बनाना, कुछ नया सोचना, किसी भी कार्य को या कोई भी गणित का सवाल हो उसे नई विधि से लगा देना क्या कहलाता है मित्रों, कुछ नया बनाना या कोई नया विचार देना कहलाता है, जिसे हम नवाचार कहते हैं। नवाचार का मतलब नई सोच, नई बनाना, नए कार्य करना, नए सृजन करना, यह सब नवाचार है। चलिए मित्रों हम देखते हैं अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है निर्णय लेना। देखिए मित्रों निर्णय लेने में महत्वपूर्ण बात यह है जीवन कौशल में, निर्णय लेने के लिए मित्रों सबसे पहले हमको देखना होता है कि हमारे पास संसाधन क्या है, क्या उसका विकल्प है, निर्णय का प्रभाव किस पर पड़ेगा, निर्णय से कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, तथा निर्णय का संभावित परिणाम हमें पहले सोच लेना चाहिए। जैसे कि मित्रों देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, यह मित्रों एक व्यक्ति है, यह क्या है मित्रों, यह एक फैक्ट्री का वर्कर है। कौन है, फैक्ट्री का वर्कर है। और मित्रों यह एक व्यक्ति और है, यह कौन है, यह फैक्ट्री का बॉस है। देखिए मित्रों कभी बॉस वर्कर और बॉस में इसमें झगड़ा हो जाती है, तो जो वर्कर है मित्रों इसे तुरंत यह निर्णय नहीं लेना चाहिए कि जाओ यार हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे, हम तुमको त्यागपत्र दे देते हैं, हम रिजाइन दे देते हैं। तो मित्रों इसको रिजाइन देने से पहले क्या सोचना चाहिए मित्रों, इसको रिजाइन देने से पहले या उससे झगड़ा करने के बाद मामला को थोड़ा सा किसी न किसी प्रकार से सुलटा लेना चाहिए। नहीं तो मित्रों उसे क्या सोचना चाहिए, उसे सबसे पहले सोचना चाहिए संसाधन के बारे में। संसाधन का मतलब क्या हमारे पास कोई और विकल्प है, क्या हमारे पास कोई और दूसरी नौकरी है। देखिए मित्रों क्या विकल्प, संसाधन सोच लेना चाहिए, क्या हमारे पास और कोई नौकरी है तो हम रिजाइन दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या हमारे पास इस नौकरी के अलावा कोई और विकल्प है कि नहीं है। निर्णय का प्रभाव की बात करें तो मित्रों इस नौकरी का निर्णय जो हम त्यागपत्र दे रहे हैं इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा, यानी कि प्रभाव यदि हम नौकरी छोड़ देंगे और यदि हमको दूसरी जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, क्या हमारा खर्चा घर का अच्छे से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। निर्णय से जुड़े लोग, देखिए मित्रों जैसे कि जो वर्कर है, वर्कर पर कौन कौन से लोग आश्रित होते हैं, जैसे कि कोई वर्कर है या पापा हैं तो इसके ऊपर मित्रों घर के बच्चे आश्रित होते हैं, माता पिता आश्रित होते हैं। तो जो इनकी कमाई से लाई गई रोटी होती है वह उसके माता पिता के घर चलता है, उससे माता पिता खाते हैं, बच्चे खाते हैं, उसका घर चलता है। तो मित्रों निर्णय से जुड़े लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसे सोच लेना चाहिए कि निर्णय जो हमारा लिया गया है इससे कितने लोग प्रभावित होंगे, तथा निर्णय का संभावित परिणाम सोच लेना चाहिए। मित्रों यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया, निर्णय से संभावित परिणाम सोच लेना चाहिए कि जो हम त्यागपत्र दे रहे हैं, जो हम बॉस से झगड़ा करके रिजाइन दे रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, क्या चलकर आगे हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है, यह सब मित्रों सोच लेना चाहिए, तब जाकर कुछ कार्य करना चाहिए। तो मित्रों यही क्या होता है, निर्णय लेना।
चलिए मित्रों, हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है समस्या समाधान। समस्या समाधान की बात करें तो मित्रों, सबसे पहले हमारे सामने कोई प्रस्तुत होता है, क्या कोई प्रस्तुत होती है समस्या। तो मित्रों क्या करते हैं, सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं। समस्या की पहचान करने के बाद क्या करते हैं मित्रों, समस्या से संबंधित आंकड़े जुटाते हैं कि समस्या किस प्रकार की है, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या समस्या थी, कैसे था, कैसे नहीं। फिर उसके बाद मित्रों संकल्पना बनानी होती है, कल्पना जो कि हमारे मस्तिष्क में चलती है कि समस्या को किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। संकल्पना का निर्माण करने के बाद मित्रों हमको हल्का सा ट्रायल मार लेना चाहिए मित्रों, परीक्षण करना चाहिए। पूरा ट्रायल नहीं मारना चाहिए कि हम पूरा ट्रायल मार देंगे तो सही होगा गलत होगा पता चल जाएगा। लेकिन मित्रों जब हम हल्का सा ट्रायल मारते हैं, हल्का सा उस कार्य को आगे बढ़कर करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हाँ ये सही होगा, आगे चलकर सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद मित्रों हमको निर्णय पर अंत में पहुँचना चाहिए कि जो यह समस्या का समाधान है इस प्रकार का सॉल्व होगा, इस प्रकार का नहीं सॉल्व होगा। अंत में हमको निर्णय लेना चाहिए। यह है मित्रों समस्या समाधान। चलिए मित्रों हम बात करते हैं, 7वां पॉइंट है प्रभावी संप्रेषण की। प्रभावी संप्रेषण की बात करें तो मित्रों सही समय पर सही व्यक्ति का चुनाव करें, सही माध्यम आदि का चयन प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें संप्रेषण किसे कहते हैं, दो व्यक्तियों के बीच जो मित्रों अंतःक्रिया होती है उसी को संप्रेषण कहते हैं। लेकिन मित्रों संप्रेषण के लिए सही समय होना चाहिए कि हम, जैसे कि मित्रों कोई व्यक्ति है या 2 बजे छूट जाता है और हम इससे मिलने जा रहे हैं 4 बजे, तो कैसे मिल पाएंगे। यानी कि व्यक्ति से मिलने के लिए सही समय होना चाहिए। सही व्यक्ति का चुनाव करें, यानी कि व्यक्ति जो है मतलब वह आपके काम के लायक हो, तो सही व्यक्ति का चुनाव करें। सही माध्यम का होता है मित्रों, जैसे कि आप हैं भारतीय और यह व्यक्ति जो है या रसिया का है और यह अंग्रेजी बोलने वाला है, तो आपका जो संप्रेषण होगा कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। या तो यह व्यक्ति दुभाषिया हो, यदि दुभाषिया होगा तो आपका संप्रेषण इससे हो जाएगा। यानी कि संप्रेषण का मतलब बातचीत हो जाएगी। तो सही माध्यम जरूरी होता है किसके लिए, संप्रेषण के लिए। चलिए मित्रों हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है अंतर्वैयक्तिक संबंध। अंतर्वैयक्तिक संबंध का मतलब होता है मित्रों रिश्तों की इज्जत करना। देखिए मित्रों जैसे कि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति से जुड़े हुए लोग बहुत सारे होते हैं। तो मित्रों विश्व स्वास्थ्य संगठन आज के एकल परिवार को देखते हुए एक गाइडलाइन जारी करता है कि रिश्तों को इज्जत करना ताकि घर परिवार अच्छे से चले। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना, सबको एक साथ लेकर चलना। रिश्तों में हावी न होना। हावी का मतलब कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही कमाते हैं, हम ही खर्चा करते हैं, जो कुछ भी है हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, जो हम कार्य कहेंगे वही सभी लोग करेंगे। तो यानी कि रिश्तों पे हावी न होना। रिश्तों को वरीयता देना, यानी कि सबको एक समान समझना, यह अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं, 9वां पॉइंट है तनाव से जूझना। देखिए मित्रों तनाव से छुटकारा पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है, जब आप तनाव में हो, किसी कार्य को लेकर तनाव में हो तो आप व्यायाम कर लीजिए, आपका तनाव कुछ कम हो जाएगा। हमेशा सकारात्मक सोचिए, तनाव कम होगा। योगा कर लीजिए मित्रों, जैसे ही उस जो समस्या है उससे आप ध्यान हटाएंगे तो आपका तनाव मुक्त हो जाएंगे, जब यह सब कार्य करेंगे तब। तो मित्रों यह तनाव से दूर होने का कुछ महत्वपूर्ण साधन है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं भावुक नियंत्रण। भावुक नियंत्रण जो 10वें पॉइंट पे है, ध्यान दीजिए मित्रों, बहुत सारे हम निर्णय जो होते हैं वो दिल से लेते हैं, भावुक होकर लेते हैं, जो कि अधिकतर गलत होते हैं, और जो दिमाग से लिया गया निर्णय होता है वह सही होता है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं वास्तविकता को ध्यान में रखना। यानी कि मित्रों भावुक होकर, जैसे कि कोई मित्र है, मित्र ने हमसे कहा कि हमको 5 दिन बाद बाइक खरीदनी है और हमको 50,000 रुपये आप दे दीजिए। तो यह जो मित्र है यह भावुक होकर इससे बोल दिया हाँ चलो ठीक है मिल जाएगा। लेकिन मित्रों जब समय आया, भावुक होकर उस समय तो आपने निर्णय कह दिया कि हाँ ठीक है, और आपको पता है कि आपके बैंक में 5 रुपया भी नहीं है, समय पर आप जब दे नहीं पाएंगे, तो यह भावुक होकर जो निर्णय लिया गया है यह गलत हो जाएगा। तो मित्रों भावुकता पर नियंत्रण करना, वास्तविकता को ध्यान में रखना, क्या जो हम निर्णय ले रहे हैं वह सही होगा कि नहीं होगा, हम किसी को सहायता करने योग्य हैं तो ही हाँ करें, नहीं योग्य है तो नहीं करें। अत्यंत क्रोध या दया का प्रदर्शन न करना। देखिए मित्रों या तो अत्यंत जो दयालु होता है वह भी मार खाता है, और जो अत्यंत क्रोधी होता है वह भी मार खाता है। यानी कि दया के भाव में अधिकतर किसी के ऐसा निर्णय न ले जो आगे चलकर कठिनाई उत्पन्न करे, जिसका आप सामना न कर पाएँ। तो मित्रों अत्यंत क्रोध या दया का प्रदर्शन न करना, अपनी यथास्थिति को बनाए रखना, अपनी वास्तविकता को जानकर कोई भी निर्णय लेना।
अगला पॉइंट है मित्रों, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में भावुक न होना। देखिए मित्रों, जो भावुकता में निर्णय लिए जाते हैं वह अधिकतर गलत होते हैं। तो मित्रों, ये थे जीवन कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण 10 पॉइंट जो कि WHO के अनुसार थे, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।